हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारी इस एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये फिफ्थ लेक्चर। इससे पहले जो 4 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 18 जून को हमारा पेपर होना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है 18 जून को जिन्हें पेपर देना है, तो आपके जितने भी संपर्क में हैं उन तक वीडियो शेयर करें, उनको भी बोलें चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आगे देखते रहें। जो ये 5-10-15 दिन का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज हम कर सकें। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकें, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोज़ का फायदा ले सकें, तो आप इनको शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि फंक्शन, जो हमारा पहला टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1, उससे रिलेटेड। और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एफ दे दिया, जी दे दिया, 2 फंक्शन दे दिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में कंपोजिट फंक्शन पूछ लेता है, एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एफ, जी कंपोजिट जी ऑफ 3, ठीक है। इसमें पहले ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता था, तो 3 पार्ट पूछ लेता था। आजकल 2 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसमें 2 ही पार्ट पूछ लेते हैं। और 1 नंबर का, पहले ये एक्सरसाइज जो थी वो 3 नंबर की थी, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था। अब भी 3 की है, बट उसमें से इस बार अब ऐसे पूछता है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एफ जी आर टू फंक्शन आर टू आर, डिफाइंड एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड एफ कंपोजिट जी एक्स, जी कंपोजिट एफ एक्स और जी कंपोजिट जी 3। तो पहले मैं ये क्या करता हूं, पहले तो ये लिख देना, दिया हुआ है कि गिवन दैट, और सब कुछ जो कुछ आपको दिया हुआ है वो लिख देंगे यहां तक, ओके। उसके बाद में आपको 3 कैलकुलेशन करनी है। नंबर 1, एफ कंपोजिट जी एक्स। कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत आसान होना चाहिए, आपको मतलब ज्यादा तनाव लेना ही नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ ऑफ जी एक्स, क्लियर। अच्छा जी, अब बताओ एफ ऑफ जी एक्स, तो ये अपने पास में हो गया एफ जी एक्स क्या है, 2x माइनस 3, ये लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर छोटी सी कैलकुलेशन है, वो क्या है, फंक्शन f में जाओ और जहां x है वहां पर 2x माइनस 3 लिख दो। तो फंक्शन f की डेफिनेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1, आपको क्या करना है, 2x माइनस 3 रख देना है, स्क्वायर प्लस 1, बस इतना सा काम हमें करना है। ओके, समझने के लिए एक काम ये भी हो सकता है, आप पहले इसको f ऑफ t लिख दो। अब देखो यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1। और t किसको रखा था आपने, 2x माइनस 3 को, तो 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। बस इसको आप सोल्व करके लिख देंगे, 2x का a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और 1 10। ये छोड़ सकते हैं, चाहो तो आप इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, और इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, क्या, x माइनस 1 और x माइनस 5। सोल्व करना चाहो तो जितना पॉसिबल हो उतना सोल्व करके दिखा दो। एक पार्ट हो गया 1 नंबर का, ओके। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या है, इसे बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपको लगता होगा ये पहला चैप्टर है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये हम समझ नहीं पाते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट रख करके 2-4 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर सोल्व करने हैं, एग्जाम में डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिएगा सेकंड पॉइंट, सेकंड है जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स। तो इस बार क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी कंपोजिट एफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिया। अब देखो कहां पहुंच गए आप, जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब क्या करना है आपको, फंक्शन g पर पहुंचना है और x को हटा के उसकी जगह पर x स्क्वायर प्लस 1 लिख देना है, तो 2x की जगह पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। या दूसरा तरीका है अपने पास में, इसको आप बोल दो gt, और यहां पर चलो 2t माइनस 3 और t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो। अब ये क्या आ जाएगा,
2x² प्लस 2 माइनस 3 तो -1। क्लियर है? अच्छा, फिर अपने पास में है क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा आपने, ध्यान देना। G कंपोजिट G3, थर्ड पार्ट इसका, G कंपोजिट G ऑफ 3। अब इस बार क्या करेंगे, G ऑफ, इस बार फंक्शन f कहीं काम में नहीं आना है, G ऑफ G3। अब देखो G3 का मतलब है फंक्शन G पर जाओ और x की जगह पर 3 लिख दो, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, ये कितना हो गया G, 3 और 6 में से 3 माइनस हो गया 3। अब क्या करना है, वापस G पर ही जाना है और x की जगह पर 3 पुट कर देना, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, और ये हो गया 6 माइनस 3। बात क्लियर? तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। ओके, नोट कर लेंगे इसको ध्यान से। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 इक्वेशन मैंने लिख ली, ठीक है, इनके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन है, क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ओके, सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। ओके, अब देखो हमने क्लास 10th में इस टाइप के सिस्टम को सॉल्व करना पड़ा है, x और y की वैल्यू, जिसमें हमने पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि, यानी क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें एक जगह से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी जगह पर रख देते थे, खूब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणन विधि। यहां पर हमारे पास में क्रेमर मेथड और होता है। उस मेथड में क्या होते हैं, याद आ रहा होगा आपको कुछ, यहां लिखते हैं क्रेमर बाय यूजिंग क्रेमर मेथड, 3 काम करने हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। डेल्टा क्या होता है, एक डिटरमिनेंट बनानी है, x और y के कोफिशिएंट्स। ध्यान रखना एक चीज और, सिस्टम जो होता है दिया हुआ, उस सिस्टम में क्या होता है, x और y की जो टर्म्स हैं वो LHS में होती हैं और कांस्टेंट RHS में होती है। कई बार ऐसे दे देता है ये -7 = 0, -9 = 0, तो आपको पहले क्या करना है, कांस्टेंट को RHS में लेके जाना है। कांस्टेंट को RHS में लेके जाने के बाद में 3 डिटरमिनेंट यहां पर बनानी है आपको। कैसे बनेंगे तीनों डिटरमिनेंट, देखिएगा। अगर आपकी सिस्टम में 2 ही वेरिएबल है x और y, तो आपकी डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 क्रॉस 3 की बनती है। अब कैसे बनती है, देखो, डेल्टा बनता है x और y के कोफिशिएंट दे दो, देखो 5 - 4, तो 5 - 4 1 3। डेल्टा 1 कैसे बनता है, x वाले कोफिशिएंट्स को हटा दो, उसकी जगह कांस्टेंट लिख दो, बस, बाकी y वाले एज इट इज। और डेल्टा 2 कैसे बनता है, y वाले कोफिशिएंट्स को हटा देते हैं और x वाले एज इट इज, देखो डेल्टा से 5 1 x वाले एज इट इज, और y वालों को हटा करके उसकी जगह पर कांस्टेंट यानी 7 रख दो, और इन तीनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे आएगी, देखो 5 × 15 + 4 19, ठीक है, 7 × 21 और प्लस का 36, 21 और 36 57, और ये हो गया 45 - 7 38, ठीक है। और यहां से इक्वेशंस को सॉल्व कर दो रिजल्ट आपको लिखने, x = डेल्टा अपॉन डेल्टा 1, सॉरी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y = डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, 57/19 3, और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, 38/19 2। ये x और y की वैल्यू आ गई, आप चेक कर सकते हैं वापस यहां पर रख करके। 5 × 3 15 -4 × 2 8, 15 - 8 7। यहां देखो x की जगह पर 3 3 + 3 × y, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 3 × 2 6, 6 + 3 9। सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, ये काम हमें करना। ओके, अच्छा, मान लो आपके इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल की आ गई, यही क्रेमर मेथड है, 3 वेरिएबल का आ गई कि 5x - 4y + 2z और इक्वल में 7 दे दिया।
ये आ गया x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू जैसे 9 दे दिया, ठीक है, और लिख लेता हूं 4x प्लस y और प्लस 2z या 3z ले लिया और इक्वल टू 4 ले लिया। अब यहां से इसे सॉल्व करना हो, क्वेश्चन दे दिया जाए कि सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय यूजिंग क्रैमर मेथड, तो हमारे पास में क्या तरीका होता है, 4 डिटरमिनेंट बनेंगे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। डेल्टा कैसे बनता है, x y z के कोएफिशिएंट से, यानी 5 माइनस 4 2 1 3 माइनस 1 4 1 3। डेल्टा 1 कैसे बनेगा, x वाले को हटा दो उसकी जगह 7 9 4। डेल्टा 2 कैसे बनेगा, y वालों को हटा दो इसमें डेल्टा में, बाकी x और z वाला एंटिटीज y वालों को हटा दो उसकी जगह पर 7 9 4। डेल्टा 3 कैसे बनेगा, z वालों को हटाओ उसकी जगह पर 7 9 4, ठीक है। फिर डेल्टा 1 में डेल्टा से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा 2 को डेल्टा से डिवाइड करोगे y की, डेल्टा 3 को डेल्टा, मतलब जिसको हटाया है डेल्टा 1 में x को हटाया है तो वो x की वैल्यू देगा, ठीक है। ये कैसे होता है क्रैमर मेथड, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ी है, और जो 11 टू 12 मूविंग स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है बट थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको भी ये चीज सीखने को मिलेगी कि किस प्रकार से ये क्रैमर मेथड अप्लाई किया जाता है। ये तो डायरेक्ट उसका रिजल्ट है, क्रैमर मेथड होता क्या है एक्चुअली वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने लिखा हुआ एक फंक्शन दे रखा है f of x इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x, कब, when x is not equal to 0 and k when x equal to 0। एक बार आप ये फंक्शन लिख लेंगे, नीचे क्वेश्चन लिख देता हूं, बोल देता हूं मैं, आप लिख लेंगे, if the given function is continuous at x is equal to 0 then find the value of k। यदि दिया गया फलन, पहले फलन लिख, फंक्शन लिख लेना, यदि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहां पर हमें 3 काम करने होते हैं, याद आ रहा होगा आपको। नंबर 1 LHL, नंबर 2 या पहले RHL कर लेता हूं, RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीन काम होते हैं। सबसे पहले RHL कैसे लिखते हैं अपन, f, कौन से पॉइंट की बात हो रही है, x इक्वल टू 0 की, ये शुरुआत में ऐसे लिख देंगे, दिया हुआ है कि f x इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ये इट इज गिवन दैट फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ओके, ठीक, f 0 की बात चल रही है तो हम लिखेंगे यहां पर 0 प्लस, ठीक है। RHL की कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, LHL की कैलकुलेशन आप कर देंगे। क्या लिखेंगे आप, f 0 ऊपर प्लस लगा देंगे, फिर लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, यही होता है। ये दोनों ऑप्शन आप काम में ले सकते हो। फिर इससे लिखने का हमारे पास में तरीका होता है, लिमिट फिक्स है एक पॉइंट, h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखो x की जगह पर आ गया 0 प्लस h, तो क्या ये 0 के इक्वल हुआ, नहीं, क्योंकि 0 में कुछ ऐड हो गया, इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन काम में लेना है अपने को। ऊपर वाले फंक्शन पर चले जाओ, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है ऊपर वाले फंक्शन में चला जाओ और x की जगह पर क्या रख दो, 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा sin 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस cos 0 प्लस h। ओके, अच्छा जी, फिर लिमिट के दो पार्ट कर देता हूं अलग अलग, h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h प्लस लिमिट, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में बढ़ जाते हैं वैसे ही लिमिट भी तो बढ़ती है, पहले h टेंड्स टू 0 cos 0 प्लस h cos, ये h हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी होती है, 1, पता है अपने को, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है 1, तो ऐसे sin h अपॉन h 1 हो गया, प्लस, और इसमें नीचे अपॉन h नहीं होता, डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी होती है 1,
आप जीरो पुट कर देंगे, cos जीरो की वैल्यू होती है 1 और 1 कितने आ गए 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी में लेफ्ट लिमिट भी कर रहा हूं। कैसे करेंगे, देखो यहां पर आ जाएगा 0 माइनस, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ 0 से जस्ट पीछे, फिर यहां पर आ गया 0 माइनस, ये आ गया 0 माइनस एच, ओके यहां आ गया 0 माइनस 0 माइनस। क्यों, बात क्लियर सुनिए ध्यान से, राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से छोटा, तो 0 के इक्वल तो नहीं हुआ, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की कैलकुलेशन में आपको ऊपर वाला फंक्शन काम में लेना है। एक बार x की जगह पर 0 प्लस एच रखोगे, एक बार x की जगह पर 0 माइनस एच रखोगे। यहां आकर के फिर आपका क्वेश्चन दोनों सेम ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो साइन माइनस एच माइनस साइन एच, और नीचे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कोस माइनस एच कोस एच होता है, ये लिख दिया, साइन एच अपॉन एच 1 1 क्या आ गया 2, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो 11th क्लास का हमारा टॉपिक होता है वो तो सिर्फ यहीं तक होता है कि लिमिट एग्जिस्ट व्हेन आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल, दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है तो सीमा का अस्तित्व होता है। और फिर आप क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट, कंटिन्यूटी जो है उसमें सिर्फ यहां तक का काम सेम होता है, दाईं सीमा और बाईं सीमा का कैलकुलेशन, यहां पर आके क्या बात होती है कंटिन्यूटी की, तब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना है f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 बताओ कितना है, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है k। तीनों कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, मिटा लोगे आप, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तीनों कैलकुलेशन कर लें, फिर आप आ जाओ एक लाइन लिखनी है, क्या, या तो आप उस लाइन को पहले लिख चुके हैं, अगर नहीं लिख चुके हैं तो यहां लिख दीजिए, इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यह दिया हुआ है कि फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और इक्वल होने चाहिए मतलब 2 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, बस काम खत्म। अब पहले कैलकुलेशन कर लेंगे तीनों पॉइंट अलग अलग, और फिर आप ये लाइनें लिख करके बता सकते। तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी में, एक तो प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस, तब तो आपको क्या करना, तीनों कैलकुलेशन करनी होती है, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और तीनों में से एक भी अगर डिफरेंट आ गया तो हम कहेंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कंटिन्यूअस और तब आपको अननोन k की वैल्यू फाइंड करवाता है, तब हमें क्या करना, पहले तीनों कैलकुलेशन कर लेनी है, फिर लिखते हैं इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मींस RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, एक्सरसाइज नंबर 6 है राजस्थान बोर्ड की बुक में, और एनसीईआरटी की बुक में अलग से एक्सरसाइज है दे करके, जो आपका डिफरेंशिएशन वाली जो 5वीं एक्सरसाइज है उसी में 5.1 में क्वेश्चन दे दिए, और उन्हीं में से क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ये हमारे 23 क्वेश्चन हो गए, 24वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो दर्शाइए कि, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि नए वीडियोस तुरंत मिले। टाइम बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, टारगेट 100/100 का अपने को रखना ही है, ठीक है। इंग्लिश में लिख दीजिए, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन शो दैट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन,
और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जबकि 6 लाइन भी नहीं होंगी टोटल। आपको ये दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर? सबसे पहले आप बताओ dy बाई dx कैसे करोगे? dy बाई dx सबसे पहले तो पावर का हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2 साइन इनवर्स x, ठीक है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, यही होता है। फिर साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे से जानते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा जी, एक काम मैं यहां कर रहा हूं और वो देखिएगा क्या, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया, या अगली स्टेप में कर लीजिएगा। ये काम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कि दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो देखो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट गया। मेरा ये स्क्वायर करने के पीछे का कारण समझना, आपको जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी साइन इनवर्स एक्स नहीं है। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, अब मैं इस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर वापस हो गया, तो मैं वापस इसको y लिख दूंगा क्या? बात समझ रहे हैं? तो अब आप क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाओ, फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, देयरफॉर यहां पहली बार में जो ये तो दिया हुआ था, यानी दिया हुआ है, बस ये कुछ लाइन लिख देना। यहां क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहां क्या लिखोगे? स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा करने पर। ये बातें साथ साथ लिखते चलो। अब क्योंकि क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, अब आप क्या करेंगे आगे, यहां पर आके फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, देखो सेकंड का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले तो पावर है, पावर में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो 2 dy बाई dx हो गया इनटू, फिर क्या होता है dy बाई dx का, dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर? मतलब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ये हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज, मतलब dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का तो हो गया 0 माइनस x स्क्वायर का 2x, क्लियर, इक्वल टू 4, और y है, y का डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे? dy बाई dx। क्लियर हुई बात? अब जैसे ये बात क्लियर हुई, अब आप क्या करो, आगे बढ़ जाओ, बस कैलकुलेशन करनी है। देखो यहां पर क्या है, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर। पहली टर्म यही है, यहां से यहां तक। फिर क्या है, माइनस 2x और dy बाई dx का होल स्क्वायर, और सामने वाली को भी इधर ले आओ, तो माइनस का 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, dy बाई dx की देखो एक पावर कैंसिल हो रही है, साथ ही साथ 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस x dy बाई dx और माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया सब कुछ, इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। ओके, यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे, इसके नीचे क्या लाइन लिखे, इसके आगे या नीचे कहीं पर भी एक लाइन लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। यार ओके, इतना काम करते हैं, 6 नंबर फटाक से मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए समझ करके इसको भी नोट कर लें। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन, उससे रिलेटेड है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इस त्रुटि के कारण आयतन की गणना में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। सोच के देखिए, मैं पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड 7 सेंटीमीटर with error of 0.01 centimeter. Okay, radius of a sphere is measured 7 centimeter with error of 0.01 centimeter. Okay, अपनी बुक में है ये क्वेश्चन। कैलकुलेट approximate error in calculating, compute approximate error in calculating its volume due to this error। ठीक है, मतलब ये है, समझिए बात को, कि एक स्फीयर है अपने पास में, गोला, और उसकी रेडियस जो है वो आपने 7 सेंटीमीटर नापी। अपनी मान लो स्केल से आपने उसकी रेडियस को 7 सेंटीमीटर नापी, रफ तरीके से समझो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो 7 नहीं थी, उसमें एरर थी, कितनी? 0.01। मतलब हो सकता है कि वो एरर पॉजिटिव थी, मतलब हो सकता है कि उसकी रेडियस थी तो 7.01 और हमने उसको कितना नापा? 7। मे बी पॉसिबल उसमें एरर नेगेटिव हो, मतलब आपकी जो रेडियस है वो थी 6.99 और हमने उसको नाप लिया 7। बात समझ रहे हो? मतलब हमने कितना लिया है उसकी रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली उसमें या तो प्लस है 0.01 या माइनस है। जब कुछ भी नहीं कहा जाता है तो हम प्लस ही लेते हैं कि जो रेडियस में जो एरर है वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें क्या किसमें फाइंड करनी है? वॉल्यूम में, आयतन में भी। जाहिर सी बात है कि आपने रेडियस में एरर कर दी तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट वॉल्यूम पर पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहां से अगर मैं बात आपसे करूं सीधी सीधी कि dv/dr कितना होगा? dv/dr इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू 3r²। कैसे? 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। हमने देखो v किस पर डिपेंड करता है? r पर। जैसे y अक्ष पर डिपेंड करता है तो हम लिखते हैं dy/dx, v r पर डिपेंड कर रहा है तो हम लिख रहे हैं dv/dr। अब 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, r क्यूब का क्या हो जाएगा? जैसे x क्यूब का होता है 3x², वैसे 3r² हो गया। 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी आ गया 4πr²। क्लियर है? तो आपको करना क्या है? पहले तो लैंग्वेज लिखनी है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज गिवन दैट, और फिर सब कुछ लिख देना। ठीक है? टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose radius is measured 7 centimeter with with error of 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है? क्या लिखोगे आप? किसी गोले के आयतन की गणना में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.01 सेंटीमीटर की त्रुटि है। ये लाइन आप लिख करके फिर आप कैलकुलेट डायग्राम सा बना के ये सारी चीजें लिखते हैं। अब हमारे ये मैंने डिफरेंशिएशन क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास में एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्या? कि डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू dv अपॉन डी। ध्यान दीजिए, ये डेल v अलग है, ये डेल r अलग चीज है। dv अपॉन dr क्या है? डेरिवेटिव है। ठीक है? डेल v वॉल्यूम में एरर, डेल r रेडियस में एरर, इक्वल टू dv अपॉन dr। v को r के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, जो कि आपने कर रखा है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? इक्वल टू 4πr²। तो बताओ डेल v इज इक्वल टू क्या हो गया? 4πr² इंटू डेल r। तो डेल v इज इक्वल टू 4πr की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 0.01। ठीक है? अब ये कितना हो गया? 7 का स्क्वायर 49
और 49 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 19, तो क्या हो गया 0.01 भी है तो 1.96 पाई। और वॉल्यूम का जो क्या बोलते हैं मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर। पाई की वैल्यू लिखना चाहो तो 22/7 वैसे लिख करके कैलकुलेशन कर लेना, बाकी आप पाई में छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, 3.14 भी ले सकते हो। बात समझ रहे? तो ये हमारे अप्रोक्सीमेशन बहुत सबसे आसान टॉपिक है, और उससे सिर्फ एक तो फॉर्मूला काम में आता है उसमें। ऐसे ही अगर सरफेस एरिया की बात चलती तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। जाहिर सी बात है रेडियस में अगर आपने गलती कर दी कैलकुलेशन की, रेडियस की कैलकुलेशन में गलती कर दी तो सरफेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सरफेस क्या होता है 4πr², आर पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है। तो ये सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, del S अपॉन del R इज इक्वल टू ds अपॉन dr। अब S अपॉन dr कैसे करेंगे, ये 4πr² 2r हो गया, मतलब ये तो हो गया 8πr, और del S del R आपको दिया हुआ है, del S ज्ञात कर लेंगे। बात समझ रहे? तो किसी भी प्रकार की, ये जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम ये पूछता है, फंक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है del y अपॉन del x इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, x में चेंज आपको दिया हुआ होता है, y में चेंज कितना होगा ये पूछ लेता है। ओके, तो चलिए इसे भी, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि पिछले साल इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मे बी पॉसिबल यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, हाँ तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये मेरे कलेक्शन में नहीं है, किसी स्टूडेंट ने प्रॉब्लम सेंड की थी, तो लाइक अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, राजस्थान बोर्ड की बुक में ये दे रखा है, इफ p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, देता हूं, इफ p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप क्या करते हैं, LHS साइड ले लेते हैं, और कोई आपको अलग से रूल नहीं लगाना, इसमें कोई रो को रो में ऐड करना और करना, आप डायरेक्ट जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का जो मेथड होता है अपना, जिसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, बस वो अप्लाई करो। सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा LHS में, PA इंटू RA इंटू QA, तो क्या हो जाएगा, ये A क्यूब इंटू PQR हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही QB मल्टीप्लाई PB मल्टीप्लाई RB, तो देखो QPR ये ऐसे होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर इसके साथ में आया नहीं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू P इंटू R, B मल्टीप्लाई होगा B क्यूब, तो ये हो गया B क्यूब PQR। फिर RC QC PC इनको मल्टीप्लाई करो, RC QC PC, तो PQR और C क्यूब, तो C क्यूब और PQR। ठीक है, ये तो ऊपर से नीचे की ओर हो गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर क्या करते हैं आप, माइनस, अब इधर करो RB RA RC, तो R क्यूब ABC, तो ये इस बार क्या हो जाएगा R क्यूब ABC। फिर इधर मल्टीप्लाई करो, देखो इन तीनों को कर दिया, फिर इन दोनों को करो, इन दोनों के साथ में ये ऊपर वाला लेना, देखो PC PB PA, तो इस बार P तो तीनों जगह पर है और ये है ABC, तो P क्यूब ABC। ऐसे ही इधर से ये एक लेना है और इधर से ऊपर से 2 लेने हैं, ये तो Q क्यूब हो गया और ABC आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाया इसने। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, PQR, ये बचा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, माइनस इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ABC, ये बना P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब। बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? अच्छा जी, अब मेरी अगली जो पॉइंट है वो क्या है,
कि क्वेश्चन कह रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि अगर P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यू आर। क्लास 9th में पढ़ के आते हैं ये फॉर्मूला। तीन नंबर्स का सम अगर 0 है तो तीनों के क्यूब का सम जो है वो इज इक्वल टू 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। क्या करता है अपन, तीनों के क्यूब का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 3 गुना तीनों का प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे पास में बन जाता है पी क्यू आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 3p क्यू आर। अब पी क्यू आर कॉमन आ रहा है तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो ये जो 3abc बन गया। अब एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये भी है, वो ये याद रख लो, ये डिटरमिनेंट दो abc cab और bca। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यही होती है। कैसे होगी देखो, a क्यूब b b क्यूब c क्यूब माइनस bac यानी abc माइनस cba यानी abc acb यानी abc माइनस 3abc। समझ रहे हैं, तो ये क्या आपकी RHS। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पर आई हुई है, तो आने वाले वीडियोस में उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप भी सेंड किया करो, जितना हो सकता है मैं उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 15-16 जून तक हमारा ये सेशन लगातार चलता रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क की वजह से वीडियो में लेट जरूर हो जाएगा, लेकिन वीडियो आएंगे जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जान पहचान वाले सबको शेयर करें, जो भी 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और या 11th में पढ़ रहे हैं उनको भी, ताकि वो भी इनका फायदा ले सके। 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देखा करो, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें हम फेस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लगे रहो लगातार कंटिन्यू 100/100 के टारगेट के साथ। ओके, थैंक यू।